नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है अब की बार महंगाई की मार। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 20 दिन बढ़ने के बाद में अब इसका असर और भी चीज़ों पर पड़ना शुरू हो चुका है, जैसे कि आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों पर भी अब इसका असर देखने को मिलने लगा है। तो दोस्तों, इसी पर आज की हमारी चर्चा है। इसी बात करेंगे कि जिस बात को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार सत्ता में आई थी, उसी बात को लेकर के आज वो सरकार कहीं ना कहीं पे फेल होती नज़र आ रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पेट्रोल, और पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि डीजल के दाम दिल्ली में पेट्रोल से महंगे हैं। मतलब डीजल अब पार कर गया है 80 का आंकड़ा, और पेट्रोल भी पेट्रोल भी पीछे पीछे चल रहा है। मतलब बहुत अंतर नहीं है, लेकिन इतने अंतर हो गए हैं कि अब उसको आपको वो पता चलने लगा है। तो पेट्रोल और डीजल की मार के बीच में सब्जियां महंगी हो गई हैं, तो सब्जियां भी काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। तो इसी पर आज हमारी आपके साथ चर्चा होगी, तो आप लोग जुड़िए, क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी इस पर निकल के आई हैं और मुझे ये चीज़ लगा कि अब इस पर आज चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। लगातार कई दिनों से ये मुद्दा बढ़ता जा रहा था और इस पर लगातार लोगों के पास में कई सारी खबरें हमारे पास आ रही थी और लोग लगातार कह रहे थे कि इस मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम आपके लिए मुद्दा लेके आ गए। आज हम उस मुद्दे पर आपसे साथ बात भी करेंगे और इसी मुद्दे से जुड़ी हुई हम आपको बताएंगे कि आज क्या क्या हुआ, दिन भर में ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई जिस पर आज हमें चर्चा करनी चाहिए। जैसे कि आज समाजवादी पार्टी की ओर से लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया गया और उस दरमियान ये देखा गया कि उनके ऊपर पुलिस ने लाठियाबाजी, और तस्वीरें आपने देखी होंगी, यकीनन मुझे यकीन है कि आप लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी, जिस तस्वीर में समाजवादी पार्टी जो कार्यकर्ता उन पर पुलिस लाठियां मार रही है और वो चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, और हमारी कोशिश है कि हम आपको बेहतर से बेहतर दें, और बेहतर करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। आप लोगों का सहयोग है कि लगातार आज हमारे फ्रेंड फॉलोअर्स जो हैं वो तकरीबन 15,000 को पार कर चुके हैं। तो हम लगातार अच्छा कर रहे हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग भी हमें अपना प्यार इसी तरीके से देते रहेंगे, तो आप लोग भी इस पर जुड़ते रहिए। मैं कुछ लोगों को और जोड़ रहा हूँ ताकि चर्चा को और बेहद अच्छा बनाया जा सके, ताकि उसमें विचार विमर्श और राय भी लोगों की सामने आए। तो आप महंगाई की मार है कि पेट्रोल 80 को पार कर गया। तो अब जब पेट्रोल महंगे हो जाते हैं, डीजल महंगे हो जाते हैं, तो क्या होता है कि इससे कई चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन पे असर पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाने से क्या होता है कि अब सब्जियां महंगी हो जाएंगी। जो भी चीज़ें, हर सामान आपके यहाँ तो उपलब्ध होती नहीं है, वो ना कहीं से लाई जाती हैं। तो उसको लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है, उसको लेकर के उस पर चर्चा करना, वो महंगे हो जाते हैं और वो महंगे हो गए हैं। अब इस पे ही हमारी आज की चर्चा शुरू होगी। अब दोस्तों, हम चर्चा शुरू करते हैं। हमें जिन्हें जोड़ना था वो लोग अब जुड़ चुके हैं। आप लोग अपने राय जरूर रखिए, क्योंकि इस महंगाई से आम आदमी ही परेशान होता है। आपको अगर याद हो तो 2014 से पहले जो मोदी सरकार, आज की प्रधानमंत्री आज की सरकार है, उन्होंने इस पर लेकर के बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स आपको देखने को मिले होंगे कि पेट्रोल डीजल पे महंगाई की मार बहुत हुई, अब की बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार आ गई और लगातार 20 दिन से बढ़ रहा है दाम, तो उस पर कोई कुछ नहीं कहने वाला है। बाबा रामदेव का ही बयान आपको याद दिला देता हूं। बाबा रामदेव ने कहा था कि जो टैक्स है जिसमें 50% लग रहा है, अगर वो 1% रहेंगे तो आपको तेल मिलेंगे 35 रुपये लीटर, आपको गैस मिलने लगेगा 300 रुपये का। ये सारी बातें कही थी। लेकिन अब जब सरकार उनकी आ गई है, तो इस कोरोना काल में जब लोगों के पास नौकरियों की समस्या है, पैसे की समस्या है, उसके बावजूद उनको अब उस लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। तो मोदी सरकार के खिलाफ इस समय स्थिति ये है कि जो भी प्रदर्शन कर रहा है, जो भी विरोध कर रहा है इस चीज़ का, उनको जेल में डाल दिया जाता है। चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हों, अजय कुमार लल्लू को भी परसों की बात है, उनको विरोध करने पे उनको और उनके कई कार्यकर्ताओं को साथ में जेल में हिरासत में ले लिया गया। बाद में हालांकि छोड़ दिया गया। उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई, मतलब लाठी और डंडे बरसाए गए। तो ये लगातार चीज़ें जो आज महंगाई का विरोध हो रहा है, जिस विरोध को कर करके आज मतलब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, लगातार इस महंगाई की मार, कभी प्याज महंगे होते हैं, कभी टमाटर महंगे होते हैं, और अब आज लगातार 20वें दिन तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण अब असर उसका अन्य चीज़ों पर पड़ने लगा है।
जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के तहत आप सब्जियां लाते हैं तो अब सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। तो अब आम आदमी की जेब जो पहले से ही खाली हो चुकी है, कोरोना काल में नौकरियां लोगों की जा रही हैं, अब उसके पास में सब्जी खाने के भी पैसे नहीं बचेंगे। तो मोदी सरकार इस तरीके से जो भी चीजें अभी तक करती रही है, भले वो फैसले बहुत अच्छे रहे हों, लेकिन अब कहीं ना कहीं महंगाई की मार होने लगी है। बीच में आपको एक खबर की अपडेट और दे देते हैं, जिस खबर को आप लोग जानना चाहते होंगे। बाबा रामदेव की जो दवा थी कोरोनिल, उसकी लॉन्चिंग के समय में जिसको बारंबार शुक्रिया कहा जा रहा था, बलबीर सिंह तोमर नीम्स के जो थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे नहीं पता था कोरोनिल के बारे में कि कोरोनिल जैसी कोई दवा लॉन्च करने वाले हैं। हमने जिस विषय पे बात किया था, हमारी जिस विषय पे रिसर्च हुई थी, उस चीज का वहां पे बात किया ही नहीं गया। तो दिव्यांश कुमार गुप्ता कह रहे बाबा रामदेव केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। तो काला धन भी लाने का था बाबा रामदेव, कई बातें हैं, क्योंकि बाबा रामदेव की आज की संपत्ति तकरीबन 12,000 करोड़ की उनकी कंपनी आज के 1 साल पहले थी। तो पेट्रोल और डीजल की मार को इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जो आज के नेता आप उनके बयान सुन रहे हैं, वही नेता कभी गला फाड़ फाड़ के तरह तरह के विरोध करके सड़कों पे आपको नजर आते थे। आज के अगर 6 साल पहले चले जाए, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तो यही सरकार के जो वासिंदे हैं, जो आज मंत्री हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, वो लोग गला फाड़ फाड़ करके इसका विरोध कर रहे थे। और उनके विरोध करने का तरीका शायद इससे ज्यादा बुरे तरीके से होता था प्रदर्शन, जहां पर आज लोगों को हिरासत में ले जाता है। देखिए, प्रदर्शन करना सभी की अपनी संवैधानिक अधिकार है, प्रदर्शन करना चाहिए। अगर उसमें आपको लगता है कहीं पे कि कोई चीज कमी हो रही है, कोई चीज उनका विरोध होना चाहिए, कीजिए विरोध। अगर सरकार का विरोध नहीं होगा तो वो निरंकुश हो जाएगा। अगर इस तरीके से होगा कि मैं अगर आज मोदी सरकार के बारे में कुछ बोलता हूं और मुझे मैं जेल में डाल दिया जाए, तो ये सरासर पूरी तरीके से निरंकुशता हो गई। कहीं ना कहीं पे ये किम जोंग की सरकार टाइप की चलने लगी है। तो इस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन को लेकर के दबाने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये जरूरी है, महंगाई है। तो क्या जब कांग्रेस के समय में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे तो गैर जरूरी हुआ करते थे? आपके समय में अगर तेल की कीमतें महंगी होती हैं तो आप उसको जरूरत बता देते हैं, उसको लेकर कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है, इसका होना, इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा अंकुश नहीं लगा सकते हैं। तो आप सरकार में आने से पहले ये बातें क्यों कह रहे थे कि हम आएंगे तो जो टैक्सेज आज 50% टैक्सेज लगता है, आपने सारी चीज़ें बता दी लोगों को। अब जब आपकी सरकार आ गई है तो आप पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं कर पा रहे हैं। तो डीजल के आग से, डीजल और पेट्रोल की आग से अब सब्जियां भी उबलने लगी हैं। मतलब आम आदमी के जेब से अब तक गाड़ी से चलने खर्चा नहीं था, अब वो सब्जियां भी नहीं खरीद पाएगा। तेल की कीमतों के प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन में दिल्ली में आज क्या हुआ उसको भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे कई जगह पे बैलगाड़ी से ऑडी कार खींची गई। कई तस्वीरें आपको कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखने को मिली होगी, जहां पर कारों को बैलगाड़ी से खींचा जा रहा है, कोई धक्का देके चला रहा है, कई ने तो अपने ऊपर, कई लोग मिलकर उसको खींच रहे हैं। तो ये प्रदर्शन का तरीका है और प्रदर्शन होना भी चाहिए। लेकिन जब आपने सरकार बनाई तो आपने कहा था कि गैर जरूरी टैक्सेस लगा करके कांग्रेस सरकार ने तेल की कीमतें बढ़ा देती है मनमाने तरीके से। तो जो अभी बढ़ रहे हैं लगातार 20 दिन से, और आलम यह आ गया कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो गया कि डीजल का दाम पेट्रोल से ज़्यादा हो गया दिल्ली में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आपको हमेशा याद किया जाएगा, इस बात को हमेशा पॉइंट आउट किया जाएगा। तो तेल की कीमतों का विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध को दबाने की कोशिश करते हुए किसी को जेल डाल दिया जाता है। भाई, अब सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन होगा ना। अगर सरकार के पास उसका अधिकार है, सरकार उसके फैसले ले सकती है, तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम सरकार से ना पूछें कि आप इस पे अंकुश लगाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो हम किससे पूछें? हमारा सवाल किससे होगा? हमारा सीधा सीधा यही बात है। मैं भी यहाँ पर रोजाना रात को 8 बजे बैठ करके गला फाड़ने के लिए इसलिए नहीं गला फाड़ता कि मुझे लोग देखें और सुने। लोग जो सुन रहे हैं, लोगों को पता भी चल रहा है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, वो चीज़ें, विरोध का काम खत्म हो, विरोध प्रदर्शन करना, विरोध करने का तरीका, अब कोई विरोध करता तो उसको गलत ठहराने पर सारे लोग लग जाते हैं। जैसे कि जब ये कहा गया कि चीन को लेकर के आप हिसाब दीजिए कि चीन में जमीन पे हमारे आई कि नहीं आई है, तो बीजेपी ने क्या करना शुरू किया? बीजेपी ने कहा कि भैया कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया था जिससे चंदे लेती थी, मतलब चीन के साथ में उसका कोलैबोरेशन है, और वो उन्होंने अपने तरीके से बताया कि इन्होंने अपनी भूभाग दे दिया। यहाँ तक कि उनके एक नेता ये भी बोल गए कि 43,000 किलोमीटर के उस पर हमारे चीन ने कब्जा कर लिया, जबकि जो पूरी पृथ्वी का डायमीटर अगर नापिए तो 40,000 कुछ है। तो इस तरीके से उसको बताया जाता है, इस तरीके से कहा जाता है, मतलब हाइपरबोलिक बोल दी जाती है, और उसका असर क्या होता है कि वो आपको
देखने में मिलता है। तो दोस्तों मेरा प्रदर्शन, मेरा बात करें कि मैं एक आम आदमी के नाते पूछता हूं, मैं यहाँ पे आपसे पत्रकार होने के तरीके से नहीं पूछता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार को, अगर मैं पूछता हूं, रवीश कुमार पूछते हैं या ऐसे जो भी कोई पत्रकारिता में सवाल पूछते हैं सरकार से, तो वो गलत क्यों हो जाते हैं? उनको जो मोदी के जो लोग समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, वो लोग क्यों ऐसा कहने लगते हैं कि ये खिलाफ जा रहा है, ये राष्ट्र भक्त नहीं है, देश हित में नहीं है? कई लोगों का वीडियो मैंने ऐसा देखा, वो लोग कह रहे हैं कि चीन से युद्ध भी जीतना है, चीन का बहिष्कार भी करना, और तेल महंगी हो गई तो चिल्लाने लगे। तो भैया हम तब लड़ सकते हैं किसी से जब हमारे पास में हम भी तो सशक्त हों। हमारी आपने नौकरियां ले ली हैं, नौकरियां हमारी चली गई हैं, उसके बाद में नौकरियां नई सृजित नहीं हो रही हैं। आज की बात है कि आज उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना की शुरुआत की गई। तो इस योजना की जब शुरुआत की गई है, इसमें कहा गया कि हम तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री जब प्रवासी मजदूरों से, जो मजदूर वहां पे लाए गए थे, उनसे बात कर रहे थे, तो ऐसे लग रहा था मानो निर्मल दरबार चल रहा हो। उनसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे जैसे लग रहा हो याद किया हो। प्रधानमंत्री कुछ पूछ रहे थे, उसका जवाब कुछ आ रहा था। वो पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं, चूंकि उनको रटा रटाया होता है। देखिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने भी देखा होगा तो आपको फील हुआ होगा। वो पूछ रहे तो वो अपना पूरा नाम बता रहे कि मैं सौरभ गुप्ता, फला पोस्ट से, गांव, विलेज और जिला सब कुछ बता करके तब आपने आपको बताया। जबकि उनका जो स्पोक्स वाला है, जो बैठा अनाउंसर था, जो मैनेज कर रहा था, वो बता देता था, लेकिन उनको याद कराया गया तो उसी तरीके से बोल रहे थे। और किसी को 11 लाख का लोन मिल रहा था, किसी को 1 लाख का लोन मिल रहा था। तो इस तरीके से निर्मल दरबार टाइप का एक सत्संग टाइप का चल रहा था। इसको देख करके आत्मनिर्भर योजना जो उत्तर प्रदेश की बनाई गई है, इसको देख करके इस तरीके का माहौल लग रहा था। तो पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया कर दूं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांशु कुमार गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है, राजकुमार गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है, सृष्टि जायसवाल जी आपका भी स्वागत है, राजा रियानी जी आपका भी स्वागत है। और लोग बराबर जुड़ जाए, जो लोग भी जुड़े हुए कमेंट जरूर करें ताकि मैं उनका नाम ले सकूं और मुझे पता चले आपके विचार क्या, अपने विचार भी जरूर दीजिए। क्योंकि हम किसी बड़े टीवी चैनल, निजी चैनलों की तरह पे सरकार की चापलूसी और चाटकारिता करते हुए आपको वो चीजें नहीं बताते हैं जो सरकार चाहती है कि आपको बताई जाए। हम वो चीजें आपसे चर्चा करते हैं जो चीजें सरकार नहीं चाहती कि आप जानें। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही है, ऐसे समय में जब आप ये उम्मीद कीजिए कि जब आज के समय में अधिकतर पूरी की पूरी दुनिया अपने अपने घरों में बैठी हुई थी, अपने अपने घरों में कैद थी, उसके बावजूद पेट्रोल डीजल का जब दोहन हो ही नहीं रहा था, फिर पेट्रोल डीजल की जब कीमतें लगातार 20 दिन में बढ़ती हैं तो वो वाकई सवाल खड़ा करती हैं। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं पेट्रोल डीजल का की कीमतों में अंतर, एक मिनट मैं आपको इसके ऊपर कमेंट पढ़ देता हूं कि पेट्रोल डीजल के कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से तय होता है। इसमें सरकार क्या कर सकती है, अधिक से अधिक सब्सिडी दे सकती है। बिल्कुल सही बात है, इस तरीके को मैं, इस बात को मैं ही मानता हूं। लेकिन जिस वक्त में कांग्रेस सरकार में थी, मनमोहन सिंह सरकार में थी, जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे या डीजल के दाम बढ़ते थे, तो मोदी सरकार के जो आज के मंत्री हैं, बड़े बड़े लोग, नेता हैं, वो इस तरीके से प्रदर्शन करते थे जैसे कि कांग्रेस जो तेल की कीमत बढ़ा रही है वो अपने जेब में रख रही है। तो कहीं ना कहीं जो 50% टैक्सेस देश में आने के बाद लगती है, उस टैक्सेस पे राहत देने की बात की गई थी। हम सब्सिडी की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि आप जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लेते हैं, मतलब दुनिया की तुलना कर लें तो हमारे यहाँ टैक्स रेट सबसे ज़्यादा होगा। कई देशों की तुलना में हमारे देश में टैक्स रेट ज़्यादा होगा। वहीं पर अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पर तेल की कीमतें काफ़ी कम भी हो गई थी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो कि कोरोना काल में तेल की कीमतें 40 रुपये प्रति लीटर बिकने लगी हों, जबकि उसकी खपत नहीं हो रही थी, जबकि उसका भंडारण इतना बढ़ गया था कि ये कहा जा रहा था कि तेल की कीमतें काफ़ी कम हो जानी चाहिए, लेकिन तब भी नहीं कम हुआ था। अब जब लोगों ने उसका यूज करना शुरू किया है पिछले 1 से 1.5 महीनों में, और वो तभी से उसके 15-20 दिन बाद से अब पिछले 20 दिनों से लगातार तेल की कीमतें कभी 15 पैसे, कभी 20 पैसे, कभी 30 पैसे इस तरीके से बढ़ रही हैं। अब आपकी कीमतें तकरीबन बढ़ गई हैं 5 से 6 रुपए। आपको हो सकता है जल्दी एक राहत पैकेज दिया जाए और 2 या 3 रुपए पेट्रोल डीजल कीमतें कम कर दी जाए, और इस खबर को आपको बड़े बड़े चैनल्स पे ऐसे दिखाए जाएंगे जैसे कि अब पेट्रोल और डीजल आपको फ्री में मिलेगी, आपकी गाड़ी के लिए वो फ्री में डीजल और तेल देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे चीन के साथ विवाद चल रहा है, लेकिन आपको खबर वो दिखाई जा रही है जिस खबर से आप खुश हो जाएं।
जैसे कि आज एक खबर चलाई जा रही है कि अमेरिका ने यूरोप से उठा करके एशिया में अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं, अब चीन से टक्कर लेने को तैयार है। मतलब अगर एशिया में उसने अपने सैनिक खड़े किए हैं तो उसका मुकाबला केवल चीन से हो सकता है, भारत नहीं हो सकता उसमें। वो सबको घेरने की तैयारी करता है। देखिए अमेरिका किसी का सगा नहीं है, इस बात को बहुत खूबी से सभी को समझना होगा। लेकिन आज के हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो खाली इस तरह दिखाते हैं कि अमेरिका किसी रिपोर्ट पे कूदना शुरू कर देते हैं कि अमेरिकी रिपोर्ट दिखाया चाइना पीछे हट गया, और वहां पे चाइना की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आता है। और अपने देश की समस्याओं से जब हम तब लड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं, तो हम बताइए कैसे अपने आप को चाइना का बहिष्कार कर दें। आपके हाथ में जो चीज़ें हैं वो चीज़ तो आप सस्ती नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसको लेकर आप कह रहे हैं चाइना का बहिष्कार कर दिया जाएगा। मैं खुद चाहता हूं कि इस देश में चाइना की प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना हो, लेकिन क्या ये संभव है? ये संभव नहीं हो सकता है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई की मार है। जब से ई बाइक्स या ई कार्स लाने का, ई वाहन लाने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक के देश में कहीं पे भी ई चार्जिंग सिस्टम नहीं बनाई गई है। तो ई गाड़ियां जो आ रही हैं इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली, बैटरी से चलने वाली, उसको चार्जिंग करने के क्या पंप बनाए गए? कोई ऐसा सेंटर नहीं बनाया गया है। इस तरीके से उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। तो पेट्रोल की कीमतें तब भी नहीं घट रही हैं, अब भी नहीं घट रही हैं। 3 महीने तक के लोग लॉकडाउन में घरों के अंदर रहे, तब तेल का दोहन कम हो रहा, तेल का इस्तेमाल कम हो रहा था। उसके बावजूद जैसे लॉकडाउन में थोड़ी सी ढिलाई मिलती है और तेल की कीमतें फिर से उछाल में आना शुरू हो जाती है। रोजाना तेल की कीमतें बढ़ रही है। लेकिन ये खबरें आपको बड़े चैनल्स में टिकर पर चलते दिखेंगी, सुबह की ब्रेकिंग में दिखेंगी, लेकिन इस पर कोई बैठकर चर्चा नहीं करना चाहेगा। चर्चा किस बात पर हो रही है, इस पर आपको बात कर लेते हैं। चर्चा हो रही है, बात हो रही है, चर्चा कर रहे हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना के किसी पार्टी के साथ मिलकर के एक समझौता किया था, और राजीव गांधी फाउंडेशन के तहत आप अपने पैसे लेते हैं और दोनों देशों की मदद करते हैं, आप चाइना की मदद करते हैं। मतलब इस पर चर्चा हो रही है। हमने आपसे पूछा कि भैया चाइना ने कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया हमारे यहाँ, कहां तक की घुसाई है? तो आप हमसे कह रहे हैं कि ये तो मुझसे मत पूछो, ये पूछो, ये पहले बताओ कि तुम्हारे सरकार में जो हुआ था वो पैसा कहां से आया था और उन्होंने कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया था, पहले ये बताओ। मतलब मैं अपना दोस्त, मुझे कोई कहता है कि भैया सौरभ जी आप गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कहते हो, मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, वो तो छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूं, पहले ये बताओ कि तुम क्या कह रहे हो। तो ये थोड़ा सा समझने की बात है, पहले अपनी जवाबदेही देनी होगी। आप सरकार में थे, आपने खूब सवालें पूछी, आपने सवाल पूछा, आपने कांग्रेस सवाल पूछा, वो अच्छी सरकार नहीं थी, इसीलिए लोगों ने उसको डकार दिया और उसको हरा दिया। आपके ऊपर दोबारा भरोसा इसलिए जताया क्योंकि आपसे उनको कुछ उम्मीदें थी। लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे तो ये जनता है, ये जनता कब बदल देती है, तख्ता पलट कर देती है। कांग्रेस जो कभी सोचती थी हार ही नहीं सकती है, वो इंदिरा गांधी जो कभी इतनी पावरफुल, जिनको दुर्गा कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो भी इमरजेंसी के बाद में अपनी सीट हार गई थी, रायबरेली की सीट हार गई थी। तो ये जनता आपको सबक सिखा सकती है, तो इस चीज को भी समझिए। तो इस चीज को जो कहा जाता है, जो बताया जाता है, तो सरकारें आपसे, सरकारें तब तक सवाल करती हैं जब तक वो सरकार नहीं होती है। कोई भी नेता, कोई भी बड़ा नेता होगा, मोदी जी का आप स्पीच सुन रहे होंगे, इसमें आपको सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह पे आपको उनकी पुरानी बाइट सुनाई जाती होगी, जहां पे वो कह रहे होते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही हैं, आपकी जेब पे मार पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, तो मित्रों ये कहाँ दाम कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उधर से जोर से आवाज आता है हाँ कम होना चाहिए, तो हो जाएगी कम, क्योंकि ये फालतू टैक्स ले रहे हैं। तो अगर कांग्रेस वो फालतू टैक्स ले रही थी तो 6 साल की सरकार में मोदी सरकार ने उस टैक्सेस को हटाया क्यों नहीं? उल्टा टैक्सेस बढ़ते गए। निजी कंपनियों के अथॉरिटी में चलेगी तेल कीमतों के तय करना का, रोजाना तेल की कीमतें वो अपना तय करते हैं, रोज तेल की कीमतें बढ़ती घटती हैं, जैसा भी होता है। शहर शहर अलग अलग तेल की कीमतें रखी गई हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के, जिस बात को लेकर के, जिस सवाल को लेकर, जिस मुद्दा, आप मुद्दा ये लेकर नहीं आए थे ना कि खाली आप पाकिस्तान के साथ लड़ते रहेंगे। रोजाना आपके बड़े बड़े चैनल्स पे, जिनको आप बहुत अच्छा जो आपके चापलूसर हैं, उनको आप ये बताते रहेंगे आज जब सेना ने 3 आतंकी मार दिए, 2 आतंकी मार दिए, आज चाइना 1 किलोमीटर पीछे हटक गई, आज ये हो गया, ये तो नहीं बताते रहेंगे ना। आपके चैनल्स पे ये तो नहीं चलेंगे ना कि पाकिस्तान की संसद में इमरान खान ने ओसामा को शहीद कह दिया। ये खबरें कहां से आ गई भाई? इससे घर चलता है क्या? इससे आम आदमी की जिंदगी चलती है क्या? इसको समझने की जरूरत है। अरे वाह, इमरान खान की इज्जत है, इमरान खान की अपनी आबरू है, वो चाहे ओसामा को शहीद कहे, चाहे ओबामा को पाकिस्तान के राष्ट्रपिता बना दे, वो उसकी इच्छा है यार, उस पर क्यों जाते हैं? हमें किस पे जाना है? हमें फोकस करना है
अपने लोगों पर। हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में देखिए, हमारे देश में आज भी आप अभी भी गोडसे और गांधी को लेकर लड़ रहे हैं। पहले अपने देश की देखिए, आप छोड़िए उनको, वो इमरान खान क्या कहते हैं, पाकिस्तान की इमेज दुनिया के लिए क्या है वो किसी ने छुपी है, उसको आप दिखाए क्या कहते हैं। अरे वाह, मतलब दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें ये चल रही हैं कि इमरान खान की संसद में ये कह दिया गया कि ओसामा को शहीद बता दिया गया। अरे भाई वो कुछ भी बताएं, अरे तुमने तो ये भी कह दिया हाफिज सईद को अपने इंडिया मोस्ट वांटेड इंटरनेशनली टेररिस्ट घोषित करवा दिया जहर मसूद को, उसके बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, वो वहां पे एकदम पूरी तरीके से घूम रहे हैं। और आप बात करते हैं इस बात को कि ना आप अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना पा रहे हैं, ना देश के लोगों का भला कर पा रहे हैं, और आप कहते रहते हैं, आपके टीवी चैनल जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो ये कहते रहते हैं कि मोदी सरकार ने यहां तीर मार दिए, यहां झंडे गाड़ दिए, यहां पे 56 इंच सीने का आपको दम देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो बातें होती हैं वो सिर्फ बातें होती हैं। पाकिस्तान पे आपको आए वो 6 साल हो गए सरकार में, 6 साल आप सरकार में, बताइए पाकिस्तान को आपने कहां पे बेनकाब कर दिया, कहां पे इमरान खान को माफी मांगनी पड़ गई है, और कब उसने अजहर मसूद को अपने यहां से आतंकी घोषित करके उसको जेल में डाल दिया हो, उल्टा रिहा कर दिया, आपके ऊपर आपके मुंह पर तमाचा मारा। इस चीज को समझिए, इस चीज को जानने की कोशिश कीजिए जिस चीज को आप कह रहे हैं। तो ये चीजें जैसे कही गई हैं, अब मैं कुछ जो मोदी जी के समर्थक होंगे, मैं भी समर्थक हूं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री की पूरी इज्जत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं उनसे कहना पड़ेगा। मेरा गुस्सा इसलिए है क्योंकि अगर आपकी तरफ से जो चीजें कही जा रही हैं वो नहीं करी जाएंगी तो एक आम आदमी गुस्सा है। मैं किसी का वोटर नहीं हूं, मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, मैं एक भारत का वोटर हूं। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसे वोट करूंगा और जो भी अच्छा काम करेगा मैं उसे समर्थन करूंगा। मुझे आपसे उम्मीदें थी, हो सकता है हमने आपको चुना, देश की जनता ने आपको चुना, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ बालाकोट और उरी की स्ट्राइक को छोड़ दिया जाए तो आपने सरकार में ऐसा कोई देश को प्राउड करने वाला तो बहुत बड़ा काम हुआ नहीं है। उज्ज्वला गैस योजना मान लेते हैं आपने दे दिया, लेकिन जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है वो बताइए क्या किया जाए। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, सब्जियां महंगी हो रही हैं, बहुत सस्ती हो चुकी थी सब्जियां, लेकिन अब फिर से वो महंगी हो जाएंगी। अब जब लोगों के पास में 3 महीने लॉकडाउन में रहने के बाद में लिमिटेड पैसे बचे हैं, लिमिट में पैसे बचे हैं, लोगों के पास में नौकरियां चली गई हैं, नौकरियां नहीं हैं, नई नौकरियां सृजित नहीं हो रही हैं, लोगों के इंक्रीमेंट नहीं लग रहे हैं, कंपनियों ने इंक्रीमेंट रोक दी है, सालाना जो उनकी वेतन वृद्धि होती है उसको रोक दी गई है। उसके बाद में ये आलम है, आज जब आदमी को अपने गाड़ी से चलना पड़ रहा है, पेट्रोल डीजल उसको यूज हो रहा है, थोड़ा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको राहत देने के बजाय आप उसका गला दबा के बैठ गए हैं, उसकी छाती बैठ गए हैं कि आप पेट्रोल डीजल दाम महंगा होगा, जाना है तो जाओ, घूमना है तो घूमो, काम करना है तो करो, नहीं तो घर बैठो। अरे भैया घर बैठेगा तो जैसे ही सितारों की दुनिया में बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको आत्महत्या की खबरें सुनाई पड़ रही हैं, वैसे वो चूंकि वो सितारे हैं इसलिए उनको सुनाई पड़ जाती हैं, नहीं तो इस बेरोजगारी से, रोजगार ना होने से और ऐसी आर्थिक तंगी से आम आदमी कई आत्महत्या कर रहे होंगे, लेकिन उनकी खबरें नहीं आती हैं। मेरे पास कोई रिपोर्ट डाटा नहीं है, लेकिन मुझे ये बात का पूरा यकीन है जिस तरीके से महंगाई और जिस तरीके से नौकरियां लोगों की जा रही हैं उसी वजह से आत्महत्या की दर बढ़ेगी। क्योंकि जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस तरीके से स्ट्रेस से आकर के, काम के स्ट्रेस में आकर के लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो ऐसे आम आदमी के पास तो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके पास इतना प्लेजर लाइफ नहीं है, वो रोज कमाता है और उतना कमाता है कि महीना चल सके। एक प्राइवेट नौकरी करने वाले के पास में महीने के आखिर के 10 दिन में उसके पास सैलरी नहीं होती है। ऐसे समय में जब पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो जाएंगे तो कैसे मैनेज करेगा वो? कहीं तरीके से, किसी तरीके से वो जुगाड़ करके अपनी रोजी रोटी चलाता रहता है। लेकिन आप लोगों की तरफ से जो किया जा रहा है, तो जो भी मोदी समर्थक है या मोदी से सपोर्टर हैं या किसी के भी सपोर्टर है, मेरा कहने का मतलब ये है जो भी पार्टी बेस्ड लोग हैं, जो पार्टी को लेकर के हैं, किसी को ये भी कहता नजर आता है कि मोदी सरकार चाहे कुछ भी कर दे लेकिन हम देंगे मोदी को ही वोट, हम मोदी को ही चुनेंगे, हम मोदी गलत नहीं सुन सकते हैं। तो देखिए, कोई अखिलेश यादव गलत नहीं सुन सकता, कोई मायावती गलत नहीं सुन सकता है, कोई अरविंद केजरीवाल को गलत नहीं सुन सकता, कोई राहुल गांधी को गलत नहीं सुन सकता। तो लेकिन मैं क्या हूं, अगर राहुल गांधी अच्छा काम करेंगे तो मैं राहुल गांधी की तारीफ करूंगा, अगर मोदी अच्छा काम करेंगे मोदी की तारीफ करूंगा, लेकिन गलत करेंगे तो मैं सभी के खिलाफ खड़ा हूं। और इसीलिए हमारे कार्यक्रम के नाम भी यही है, सीधी बात सौरभ के साथ। यहाँ सीधी बात होती है, हम ये सब घुमा फिरा के बात नहीं करते, हमें किसी का डर नहीं है, हम आजाद नागरिक हैं और 19A और 19B के तहत हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम अपने आजाद हैं, स्वतंत्रता है, हम जो चीजें चाहें वो कह सकते हैं। और सरकार पर नहीं सवाल खड़ा करेंगे तो किस पर सवाल खड़ा करेंगे? आज जब विरोध प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठियां भाजी गई तो ये कहाँ का इंसाफ था? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई विरोध कह रहा है, अंग्रेजों का शासन चल रहा है क्या, ब्रिटिश काल चल रहा है क्या, प्रोटेस्ट करेगा तो आप लाठियां भाज देंगे? ऐसा नहीं होता है।
समझिए, अगर जनता कांग्रेस जो लगातार सत्ता में रहती थी, जिसने भारतीय गणतंत्र के सत्ता को अपनी बपौती समझ ली थी, उसको हटाने में जब जनता ने मिनटों नहीं लगाया, तो आप तो अभी अभी आए हैं, आपका 6 साल हुआ है कार्यकाल, कब हटा देगी पता भी नहीं चलेगा। तो समझिए, काम कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चैनल पे मुद्दे बनाने से लोगों के मुद्दे हल नहीं हो जाते हैं। आप चैनल पे जो चाइना से लड़ाई लड़ी जा रही है, वही कहते हैं ना कि सेना तो लड़ाई लड़ी रही है, उससे ज्यादा तेजी से लड़ाई हमारी मीडिया की इंडस्ट्री लड़ रही है, जो लगातार रोज चीन को मार देती है, रोज चीन कांप उठता है, रोज चीन की झुर्झुरी छूट जाती है। मतलब चीन के साथ में तो ऐसा कर दिया है कि मानो कि जैसे टाइगर श्रॉफ ने फिल्म टाइगर बागी 3 में सीरिया को खत्म कर दिया था, वैसे इंडियन मीडिया ने मिल करके तो पूरे चाइना को ही खत्म कर दिया है। तो ये सारी चीजें हैं, इस पर हम चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। ये सब चर्चाएं लगातार चलती रही, उस पर लोग बात करते रहे हैं। तो हमारे इंडियन मीडिया ने टाइगर श्रॉफ की तरह चीन को नक्शे से खत्म कर दिया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। इस तरीके से नहीं है, चाइना इतना भी कमजोर नहीं है कि आप एक S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम लेकर आएंगे और चाइना की थरथरी कांप जाएगी, चाइना डर जाएगा, जिनपिंग एकदम कांपने लगे, जिनपिंग माफी मांगने लगे, जिनपिंग के सपने में आया मोदी का 56 इंच का सीना, डर के मारे छूटे पसीने। ऐसी हेडलाइन होती क्या, ऐसी खबरें होती हैं? आप दुश्मनों को अपनी बातों से लड़ाना चाहते हैं, फिल्में नहीं चल रही हैं जहां पे सनी देओल डायलॉग बोल देते कि 2.5 किलो का हाथ है, लोहा पिला के उसको आकार बदल देता है। ऐसी चीजों से खलनायक नहीं डरता। यहाँ विलन नहीं है, यहाँ पे कोई विलन नहीं है। वो देश अपने तरीके से अच्छा कर रहा है, हमें अपने तरीके से अच्छा करना है। हमारे ध्यान से ये कहा जाता है कि चाइना ने घुसपैठ किया है, चाइना में कहा जा रहा होगा भारत ने घुसपैठ किया है। तो ये दोनों देशों की लड़ाई है, लड़ाई चलती रहेगी, जो भी चीजें हैं, लेकिन कम से कम अपनी बात में मर्यादा तो रखिए। जो भी आपकी जो मर्यादा है उसे मर्यादित तरीके से बताइए, जो सच है वो बताइए। आप ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं कि गलवान से पीछे हट गया, ये चीजें हट गया। इंडिया नेपाल विवाद की क्या स्थिति है? इंडिया नेपाल विवाद की स्थिति मैं आपको जरूर बता देता हूं। इंडिया नेपाल की विवाद की स्थिति को लेकर के नेपाल की हालत खस्ता हो गई है। नेपाल के यहाँ सारे सामानों की कीमतें बहुत महंगी हो चुकी हैं माफ कीजिएगा, क्योंकि भारत की ओर से अब उनके यहाँ सामान जाना बंद हो चुका है, तो उनके यहाँ चीजें बहुत महंगी हो चुकी हैं। वहीं पे चीन का जो साथ देते थे, भाई आपके साथ कोई बड़ा आदमी, सशक्त आदमी अगर आपका साथ देगा तो उसका कुछ तो आपका फायदा लेगा। तो तकरीबन 11 हिस्सों पर चीन ने नेपाल के 11 हिस्सों पे भी अपना कब्जा जमा लिया है। तो अभी चीन नेपाल को झुक हार के थक हार के फिर से भारत के पास आना पड़ेगा। विदिन 1-2 महीने की बात है, नेपाल फिर से लौटेगा और भारत से आता आएगा। नहीं तो नेपाल को अपने पूरे तरीके से चाइना को सरेंडर करना पड़ेगा। और जो देश आज तक की कभी गुलाम नहीं रहा, वो उन छोटी छोटी आंखों वाले चाइना का गुलाम हो जाएगा। नेपाल चाइना के अधीन में आ जाएगा। इस तरीके से अगर उनको जाना है तो वो जा सकते हैं, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन इस तरीके से जा करके भी चाइना की स्थिति वही होगी जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान की स्थिति हो रही है, जिसको इग्नोर किया जाए, जिसको हमेशा सौतेला माना जाता है। तो वहां पे इसी तरीके से आपके साथ भी सिचुएशन होगा। दोस्तों, आज हमारा मुद्दा था पेट्रोल और डीजल पर महंगाई की मार और विरोध करने पर आपके ऊपर लाठियों का प्रहार। इस तरीके का माहौल है। अगर आप विरोध करेंगे तो जेल जाएंगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे, आपको जुबान बंद करने की सारी कोशिश की जाएगी। लेकिन खबर एक्सक्लूसिव जो भी कहता है डंके की चोट पे कहता है और बात हमेशा सच कहता है और सीधे कहता है। इसीलिए हम किसी से नहीं डरते हैं, जो भी बात होगी हम कहेंगे। मुद्दा हुआ है, अगर प्रदर्शन हो रहा है तो आपको उन पर लाठियां बरसाने का कोई अधिकार नहीं था। इस तरीके से प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है। तो आज का लाइव सेशन आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। और कल फिर रात को 8 बजे जुड़ेंगे एक सच्चे और सही मुद्दे पर, जिन पर बात करने से बचती है विपक्ष, सरकार और कोई भी नेता या उनके समर्थक। हम करेंगे उस पर रात 8 बजे खबर एक्सक्लूसिव के पेज पर, सीधी बात मेरे साथ यानी सौरभ के साथ। तब तक आप लोग इस पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो वहां पे भी चाहिए अपने दोस्तों को, उस पर भी इन्वाइट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां भी जुड़े। हम जल्द ही अपनी लाइव को अब यूट्यूब पे लाइव हम करने वाले हैं, तो वहां पे भी आपसे जल्द मुलाकात होगी। हमारे कई सहयोगी और भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं। जल्दी एक नए प्रोग्राम के साथ हम जुड़ेंगे। कोई आपके साथ में खेल की खबरें लेकर आएगा, कोई क्राइम की खबरें लेकर के आएगा और सारी बड़ी टीम हमारी अब और जनरेट हो रही है। तो आप लोग के पास भी कोई खबर है तो हमें मैसेज कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपकी खबरें लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन खबर सही होनी चाहिए। चापलूसी और चाटुकारिता की खबरें हमारे चलाने का फर्ज नहीं है। हम ऐसी खबरें नहीं दिखाते हैं, ना ऐसी खबरें चलाते हैं। तो आज का लाइव सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा परिवार अब 15,000 से ज्यादा का परिवार हो गया है।
हम लोग ये जो बड़े बड़े चैनल कह रहे हैं ना, हम डंके की चोट पर सही बात बोल करके उनकी सबकी बोलती बंद करवा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सुरक्षित रहिए, कोरोना से खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने आस पड़ोस को बचाइए और हमें देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे सीधी बात सौरभ के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।